नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। ये यात्रा रणनीतिक, कूटनीतिक हर मायने में बेहद अहम है। ब्रुनेई की यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी, यानी पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई की सरजमी पर वहां के सुल्तान से मुलाकात करने जा रहा है। आज हम आपको भारत के लिए ब्रुनेई यात्रा क्यों अहम मानी जा रही है, इसको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस देश के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद आप इस यात्रा के महत्व को बेहतर समझ पाएंगे। ब्रुनेई एशिया में सिंगापुर और फिलीपीन के बीच में बसा एक छोटा सा देश है। 1984 में इसे यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली थी। 1968 से अब तक हसनल बोलकिया ब्रुनेई के सुल्तान है। सुल्तान की कुल संपत्ति 30 अरब डॉलर के करीब है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाता है। यहां की कुल आबादी 4.49 लाख है, यानी कि 4.5 लाख तकरीबन यहां की आबादी है। 2022 वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर जीडीपी पर कैपिटा इनकम को अगर हम आपको बताएं तो 37,152.48 यूएस डॉलर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी में एक यहां की जीडीपी है। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की यात्रा इतनी अहम क्यों है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विस्तार पर चर्चा होगी। भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन आयात कर रहा है और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। भारत म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा करेगा। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देगा। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके जरिए भारत इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर करना चाहता है। ब्रुनेई एक समुद्री सीमा वाला देश है। देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है। दक्षिण चीन सागर 7 देशों से घिरा हुआ है। इसमें से 6 देश इस पर अपना दावा करते हैं। सिर्फ इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जो इस पर अपना दावा नहीं करता। बाकी चीन हो गए, फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई, ये सब इस पर दावा करते हैं। इन सभी देशों से चीन की हमेशा भिड़ंत रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। भारत की इस यात्रा से चीन इसी कारण भयंकर चिढ़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश यानी कि सिंगापुर और ब्रुनेई हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत के लिए दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्राओं से ब्रुनेई, सिंगापुर और बृहद आसियान क्षेत्र के साथ हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि क्या है भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और फिर उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भारत का रणनीतिक साझेदार सोवियत संघ के विघटन यानी कि कोल्ड वॉर 1991 के अंत में उसके प्रभाव से उबरने के लिए भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास शुरू किया। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1991 में पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश के व्यापारिक फोकस को पश्चिम और पड़ोसियों से हटाकर तेजी से बढ़ते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर ले जाना था। वर्ष 1992 में जब भारत ने लुक ईस्ट नीति पॉलिसी को शुरुआत की, उस समय आसियान के साथ भारत का व्यापार $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। साल 2010 में आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यापार बढ़ के $72 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2017-18 में हो गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी 2014 में एनडीए सरकार के गठन तक जारी रही। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बनी गवर्नमेंट ने इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपग्रेड कर दिया।
नवंबर 2014 में म्यांमार में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में मुख्य अंतर यह था कि लुक ईस्ट पॉलिसी का फोकस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना था और यह क्षेत्र केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित था। दूसरी ओर अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो इसका फोकस आर्थिक और सुरक्षा एकीकरण था। हमारा फोकस क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ पूर्वी एशिया तक बढ़ चुका था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक संबंध विकास करना। दूसरा है अन्य पड़ोसी देशों के साथ पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की बातचीत को बढ़ाना, पारंपरिक व्यापारिक साझेदारों के विकल्प तलाशना, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अलावा प्रशांत देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, आसियान क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाना। भारत और आसियान के बीच दो तरफा जो बिजनेस था वो 90 के दशक में शुरुआत में केवल $2 बिलियन हुआ, जिसके बाद 2016-17 में बढ़कर $71.6 बिलियन हुआ। इसके विपरीत चीन और आसियान के बीच में 2016 में दो तरफा व्यापार $452.31 अरब था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत और जो चीन था वो कितना आगे था, उसका आसियान देशों के साथ उसका बिजनेस कितना ज्यादा फल फूल रहा था। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सरकार आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध विकसित करने के लिए 3C यानी कि कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स पर भरोसा कर रही है। नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार लोगों के संपर्क, व्यापार, संस्कृति और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे कि हवाई अड्डे, सड़क, बिजली, दूरसंचार आदि के माध्यम से आसियान क्षेत्र के साथ पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की कनेक्टिविटी को विकसित और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है परियोजना, बॉर्डर हाट और रीटेडिम रोड परियोजना आदि शामिल हैं। ये तमाम कारण जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जिसकी वजह से पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है और यही कारण है कि ब्रुनेई की पीएम मोदी की यात्रा से चीन झुंझलाया हुआ है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि उसकी दुखती रग में अब भारत ने हाथ रख दिया है। धन्यवाद।